हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम होगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टॉपिक है केमिकल एंड रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। कि देखिए, जब हम किसी कंपाउंड या एलिमेंट्स या हम बोलें कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ चीज़ें होंगी। जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसके अंदर लेफ्ट पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट होगा। और जो राइट वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे राइट पार्ट को, राइट पार्ट विल कॉल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो अगर मैंने दो चीज़ों को मिलाया, ए प्लस बी को रिएक्ट कराया और उससे हमारा एक प्रोडक्ट बन गया सी प्लस बी, तो उसमें इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे को इस तरीके से हम उसमें इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं उसमें, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर कुछ चेंजेस भी होंगे। तो कुछ चेंजेस जब हम बात करते हैं, तो जैसे केमिकल रिएक्शन जब हम लिख रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन, तो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं बच्चों वो क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, यानी कि रिएक्शन जब हो रही होगी तो उस रिएक्शन में कुछ गैस इवॉल्व होगी और उस गैस की वजह से आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है इसके बारे में हमें आइडिया लग सकता है। जैसे अगर मैं जिंक को या मेटल को किसी को भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं Zn प्लस H2SO4, तो ये जो रिएक्शन होगी इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद होगा ZnSO4 एंड प्लस H2। तो यहाँ पर जो H2 है वो एज ए हाइड्रोजन गैस है जिसको हमने एरो से ऊपर की तरफ इंडिकेट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं, रिएक्टेंट साइड में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है और प्रोडक्ट साइड में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक गैस इवॉल्व हो रही है जिसको हमने बोला कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर गैस इवॉल्व होती है। सेकंड चीज़ें जो हमें दिखाई देगी उसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा वहाँ पर आएगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, अब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर कलर चेंज होता है। जैसे अगर हमने बात किया कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कलर COCO3 है। ठीक है, जो है COCO3 है। अब इसका जो कलर होता है बच्चों वो होता है ग्रीन कलर। ठीक है, अब जब हमने इसको प्रोसेस किया या हम बोल रहे हैं कि जब हमने इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद ये CuO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये होता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि जब हमने एक ग्रीन सब्सटेंस को हीट किया और हीट होने के बाद उसने एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया जिसमें कॉपर ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो केस में देखो यहाँ पे गैस भी इवॉल्व हो रही है। तो इसको हम इसमें भी दिखा सकते हैं, इसमें भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, वो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चेंज होंगी। अब देखें तो जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है वो आता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बोल सकते हैं जो कि वाटर के अंदर, जब वाटर अनरेस्ट कंडीशन में होगा, मूव कर रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा, तो उस केस में वो उसके अंदर फ्लो करेगा। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब हम उस पार्टिकल्स को उसको रेस्ट करा दें लिक्विड को, तो उस केस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा एक बीकर है और इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, तो कुछ टाइम के बाद अगर हम इसको रेस्ट कराएं तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे अगर आप मडी वाटर लो तो मडी वाटर में जो मड वाला पार्ट है वो नीचे जाके थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाता है ग्लास में, कंटेनर में। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बोल सकते हो उसको। प्रेसिपिटेट को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड सॉलिड। तो यहाँ पे इसको सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करें, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, चलो इसको ले लेते हैं कि अगर हम AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ NaCl की रिएक्शन कराएं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि सॉल्ट वाटर है अपने तरीके से, तो इससे क्या बन जाता है NaNO3
NaNO3 एंड प्लस AgCl फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये तो है सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये बना दिया सोडियम नाइट्रेट, और AgCl जो होगा ये इसका वाइट कलर का एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेट को हम PPT लिख सकते हैं, तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। सिमिलर वे में यहाँ पर एक जो नेक्स्ट चेंज हम लोग कंसिडर करेंगे उसको बोलते हैं एनर्जी चेंज। ठीक है, उसके अंदर एनर्जी के अंदर चेंज होगा। अब देखो एनर्जी चेंज मतलब क्या कि यहाँ पर हीट का वैल्यू की बात कर रहे हैं, हीट। ठीक है, तो या तो हीट इवॉल्व होगी, या तो हीट इवॉल्व होगी, या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अगर हीट इवॉल्व होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम बोलेंगे बच्चों एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर हमारी हीट इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक। तो इस केस में अगर हम कुछ रिएक्शंस करें, जैसे हमने किसी भी चीज़ को कंसीडर कर लो, जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न किया तो इससे CO2 बनेगा एंड प्लस हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हीट, तो ये रिएक्शन जो होगी वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर आ रही है, आफ्टर रिएक्शन हीट प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलर वे में अगर हम कंसीडर करें किसको, कार्बन की रिएक्शन को एंड सल्फर के साथ रिएक्ट करा दें तो वो बना देगा CS2। इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसको हीट देनी पड़ती है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो हीट हमें देनी पड़ी उसके कारण ये रिएक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी एंडोथर्मिक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एनिमल्स और इवन प्लांट्स के अंदर तो वो होती है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं उनको हीट के हिसाब से भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं और वो अलग अलग कैटेगरी में आते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का चेंज हो रहा है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो किस स्टेट में थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन कराने के लिए, और जो प्रोडक्ट बना वो किसी दूसरी स्टेट में हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर उनकी रिएक्शन के ड्यूरेशन में या रिएक्शन से उनकी जो स्टेट का मैटर है, मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज हो जाएं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं H2 को O2 के साथ रिएक्ट करा देता हूँ और इससे जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है H2O, तो H2 क्या है, ये गैस स्टेट में होगी। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस स्टेट में होगा, और ये जो होगा वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वहाँ पर अगर हम देखें तो 2H2, तो इसको 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चेंज इन स्टेट होती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन के उसमें हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे गैस इवॉल्व होना, क्या क्या रिएक्शन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा था, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था कलर चेंज। ठीक है, इसमें था कलर चेंज हो सकता है। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में आ गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन लिख लेते हैं चलो इसको। फिर यहाँ पर आपका एनर्जी के ऊपर चेंज आएगा, एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं कि स्टेट के ऊपर भी चेंज आएगा। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस इंडिकेट कर रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है उस चीज़ को, ये पूरा का पूरा प्रोसेस उसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस को लिखने का भी एक तरीका होगा, तो उस रिएक्शंस को लिखने के तरीके को हम बोलते हैं केमिकल, उनको हम बोलेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तरीके हो सकते हैं। पहला जो फॉर्मेट हो सकता है वो होता है वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, और जो सेकंड हो सकता है वो हो सकता है सिंबॉलिक, बॉलिक फॉर्मेट, या हम इसको सिंबल भी बोल सकते हैं। देखो वर्ड फॉर्मेट में क्या होगा कि मेरे पास जिस जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्टेंट को नाम से लिख दो, उनके प्रोडक्ट जो बनेंगे उनको भी नाम से लिख दो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने जिंक की रिएक्शन, अब मैं यहाँ पे जिंक नहीं लिखूंगा, ZnNC लिखूंगा, जिंक प्लस
और इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, और इस रिएक्शन के आउटकम में आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना जिंक एंड क्लोराइड, ठीक है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसमें वर्ड फॉर्म में हमने लिखा है, अब इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी होने चाहिए। तो जब हम इसको वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसमें से कुछ कुछ लिमिटेशंस आएंगे। देखो, एक तो सबसे बड़ी लिमिटेशन आएगी बैलेंसिंग की, ठीक है, पहली। दूसरी प्रॉब्लम आएगी कितने नंबर किसके एटम के यूज हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के यूज हुए हैं, तो हमें उसकी क्वांटिटी के ऊपर भी कंफ्यूजन है कि कितनी क्वांटिटी हम उसकी किस चीज़ की यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से कौन इसमें किस तरीके की नेचर शो कर रहा है, मतलब उसका जो फिजिकल स्टेट के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फिजिकल स्टेट की भी हम चेक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लोगों को इसके लिए प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन इसको करने के लिए अब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ जो मेथड है उसको यूज़ कर लिया, और उसके हिसाब से अब हम जब लिखेंगे रिएक्शन को, तो इसी रिएक्शन को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं तो जिंक प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 एंड प्लस H2, ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन को मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया, इसमें मुझे बैलेंसिंग करने के लिए भी इजी होगा। जैसे यहाँ पे Cl2 2 दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2H करके Cl2 H2 हो गया, जिंक हो गया, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से अब हमें रिएक्शन के बारे में एक प्रॉपर आइडिया मिल रहा है, ठीक है। ये जो एरो है वो इंडिकेशन कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी कि किस प्रोसेस में किस तरीके से किस तरफ चल रहे हैं। यानी जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाने पे जिंक क्लोराइड बनता है, ऐसा नहीं होगा जिंक क्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन तुमने पास करा दी तो उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर जिंक प्लस HCl मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो रिएक्शंस हैं उनको आप सिंबल इक्वेशन में लिख सकते हैं, और जिसको हम बोल सकते हैं सिंबल इक्वेशन। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका, ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम किसी भी रिएक्शन को लिख रहे हैं तो उसको हमें बैलेंस करना होता है, और बैलेंस करने के लिए एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल होता है। मतलब इस लॉ के हिसाब से हमें जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो मेथड फॉलो करना है उसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर बेसिकली हम कोई एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको चेक करते हैं। जैसे अगर मैं एक ही रिएक्शन लिखता हूँ, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 एंड प्लस H2, ये हो गया। तो अगर मैं इसमें रिएक्टेंट साइड को कंसीडर करता हूँ, रिएक्टेंट देखें, और इधर साइड में मैं प्रोडक्ट लिखूं, और यहाँ पर मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, तो क्या होगा, एलिमेंट्स क्या कर हैं, यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। तो ये चार एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिंक का रिएक्टेंट साइड कितने नंबर है, 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड भी 2 है। सल्फर रिएक्टेंट साइड 1, सल्फर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड 1, एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 है, तो यहाँ पर भी ये 4 है। तो इस केस में यहाँ पर लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों में बराबर हैं, तो हम बोलेंगे कि ये वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी केस में ये रिएक्शन बैलेंस ना हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। चलिए, अब जैसे एक एग्जांपल है जिसको हम कंसिडर करते हैं कि अगर मैं Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 एंड प्लस H2 गैस को कंसीडर करता हूँ, तो इसको मुझे अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो बेसिकली हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, एक बार हिट नंबर डालेंगे, दूसरा नंबर डालेंगे, फिर से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे Fe के 3 हैं, तो मैंने इसको, या मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, Fe के 3 हैं तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया,
इसको भी 3 कर दिया। अब यहाँ पे Fe3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है बच्चों, तो ऑक्सीजन 4 है तो मैंने इसको यहाँ पर भी 4 कर दिया। तो अब यहाँ पे 4H2O हो गया। अब H2 को तुम देखोगे तो यहाँ पे H2 यानी कि 4 × 2 8 हो गए, यहाँ पर 4 2 ही हैं, तो यहाँ पर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई? Fe3 Fe के 3, ठीक है, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड, H2 के 8 8 और ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम बैलेंसिंग कर रहे होंगे तो एलिमेंट्स के आगे या जो भी कंपाउंड पार्ट हो रहा है उनके आगे हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है, इंक्रीज करनी है। इनकी नीचे नंबरों में वैल्यू इंक्रीज नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या हो, कंपाउंड चेंज। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि H2O हमारा एक कंपाउंड है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको बैलेंस करना है, तो मैं इसको नीचे लगा के H2O2 कर दिया, मैंने O को बढ़ाना था। तो ऐसे करेंगे तो ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है, न्यू कंपाउंड है ये। तो ये न्यू कंपाउंड है जो कि गलत हो जाएगा, तो इस केस में हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम सिर्फ इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये वाली रिएक्शन अब हमारी बैलेंस हो चुकी है। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक मेथड और होता है कि अगर मैं, एक सेकेंड रुको, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। एंड दिस ऑल्सो, ठीक है। अब देखो मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, Fe प्लस, इसको वाइट ले लेते हैं, वाइट 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 वाइट, ठीक है, Fe। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया, इसके आगे भी एक बॉक्स बनाया, क्योंकि जो नंबर लिखे जाएंगे वो इनके आगे लिखे जाएंगे। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना दिया और प्लस यहाँ पे लगा के यहाँ पर भी एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स पे मैंने प्लेस किया A, इसके अंदर मैंने प्लेस किया B, यहाँ पर C और यहाँ पर B। बच्चों बात समझ में आई? ठीक है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे Fe इधर है तो मैंने लिखा A, फिर इधर Fe कितना 3 है, तो मैंने इसके बराबर में इसके साइड में राइट साइड में लिख दिया यहाँ पर 3 और क्या लिखेंगे यहाँ पर C, तो Fa = 3C के बराबर आ रहा है। फिर B के केस में देखेंगे तो B में जो है वो H2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2B और इसको इक्वल कर दूंगा किसके, H कितना था यहाँ पर B है, तो ये इक्वल टू 2D हो गया। फिर O के केस में देखेंगे तो B एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर O कितना 4 है, तो मैं यहाँ पे 4C लिख दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमने किसी एक के केस में कंसिडर करेंगे, लेट C = मैंने 1 कंसिडर किया। तो जब हम C को 1 कंसिडर करेंगे तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करने पे A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। और A की वैल्यू 3 आने का मतलब है कि अगर C को 1 कंसिडर किया तो B की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 4, और B की वैल्यू 4 है तो मतलब D की वैल्यू भी जो है वो 4 आएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, B और D बराबर हैं। तो अगर मैं इन नंबरों की जगह पर भी इस नंबरों को प्लेस कर दूँ तो A की जगह मुझे क्या रखना है, A की जगह मुझे रखना है 3, तो हमारा जो नंबर बन जाएगा वो हो जाएगा 3Fe, ठीक है, प्लस B की जगह 4, तो 4H2O एंड C की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1Fe3O4, 1 की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस भी नहीं है यहाँ पे, प्लस D रखेंगे तो D की जगह पे हम रखेंगे 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा H2। तो इस तरीके से भी हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है बैलेंसिंग करने का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ इक्वेशन दीजिएगा, हम उनको बैलेंस करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग का काम होने के बाद बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की और लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। जो हमारी प्रेजेंट ऑफ केमिकल इक्वेशंस हैं वो किस किस चीज़ों में कुछ लिमिटेड, जैसे कि एक तो वो हमें स्टेट के बारे में नहीं बताते कि भाई मटेरियल जो हमने कंपाउंड डाले हैं उसके अंदर, जब हमने जैसे अगर मैंने जिंक लिखा या मैंने H2O लिखा या H2SO4 लिख दिया, तो ये किस स्टेट में है, ये लिक्विड है, गैसेस स्टेट है, ये सॉलिड है या कुछ पाउडर फॉर्म में, तो हम उसकी स्टेट नहीं पता कर पा रहे। तो एक तो स्टेट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर जो भी उनकी जो कंसंट्रेशन है, कंपाउंड की कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। उसके अलावा जो रिएक्शन की स्पीड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो हम उसके बारे में इस रिएक्शन को देख के कोई भी हम डिसाइड नहीं कर पाए। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, Zn + HCl = ZnCl2 + H2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन किस स्टेट में है, कितनी स्पीड से ये रिएक्शन हो रही है, स्लो है रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन है,
ठीक है, और इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्या है, चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में भी हमें नहीं मालूम पड़ता। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसमें कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर इनका स्टेट भी लिख सकते हैं, जैसे Zn लिखा, इसके साथ मैंने S लगा दिया तो ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा। HCl लगाया तो इसके साथ मैंने लिक्विड लगा दिया तो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ZnCl2 बना, ये भी किस फॉर्म में होगा, मान लीजिए ये भी लिक्विड फॉर्म में है, और H2 बन रहा है तो ये हमने गैसियस फॉर्म में लिखा है, इसको एरो से ऊपर की तरफ इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया, जो भी हीट का चेंज हो रहा होगा उस हीट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब अगर ये हीट प्लस है तो इधर आ रही है और माइनस है तो इधर साइड में आ रही है, तो उसकी वजह से ये एक्सो एंडो, तो इस इन्फो से हम रिएक्शंस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एसिड भी लिया है, डाइल्यूट लिया है, तो हम इसके आगे सीधा सीधा डाइल्यूट HCl लिख देंगे, तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि रिएक्शन ये आ रही है। ठीक है,